नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवाल, बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर फेस्ट मनी एंड बैंकिंग है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करा था कि बैंक्स होते क्या हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। आज इस वीडियो में टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मेजर किन किन टाइप से इनको क्लासिफाइड करा जाता है। जिसमें सबसे पहले आता है कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक। हालांकि लास्ट जो चैप्टर था अपना वो प्योरली कमर्शियल बैंक्स पर ही बेस्ड था कि बैंक्स होते क्या है। इट मीन्स वहाँ पर कमर्शियल बैंक्स की बात करी जा रही है। इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक शेड्यूल बैंक, एक नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस होती है, लाइक उनकी पेडअप कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज होनी चाहिए, वो किसी कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनका कंडक्ट है वो अपने कस्टमर्स के फेवर में होना चाहिए, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो साउंड होनी चाहिए। ये चार कंडीशन जो बैंक सेटिस्फाई करता है उसको RBI सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड करा जाता है। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन साउंड होगी, इसके लिए कोई पर्टिकुलर पैरामीटर है वो RBI ने प्रोवाइड नहीं करा रखे। और उसके बाद में जितने भी बैंक रह जाते हैं वो नॉन शेड्यूल बैंक्स के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। फिर उसके बाद में इनको फर्दर और डिवाइड करना चाहें तो एक तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उसको इसमें इंक्लूड करा जाता है। प्रेजेंटली इंडिया में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंक्लूडिंग SBI है, उसके एसोसिएट उसमें मर्ज हो गए। फिर PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंक्स हैं उनको मर्ज करा गया। प्रेजेंटली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो इंडिया में वर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद में एक आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं इंडिया में, उसमें ICICI बैंक को सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। फिर एक आता है फॉरेन बैंक, जो विदेशी बैंक है उसको RBI ने परमिशन दे रखी है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया। इस टाइप के जो बैंक है वो फॉरेन बैंक की कैटेगरी में इंक्लूड करे जाते हैं। फिर सेकंड इसमें आता है इंडस्ट्रियल बैंक, औद्योगिक बैंक। हालांकि इसको ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें तो इनको डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, विकास बैंकों के नाम से। इसमें खास तौर से एक तो आता IFCI, एक इसमें IDBI बैंक को इंक्लूड करा जाता है, एक इसमें SIDBI बैंक है उसको इंक्लूड करा जाता है, और एक IISI बैंक के नाम से इसमें इंक्लूड करा जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1948 में, और ये भारत का पहला विकास बैंक माना जाता है। IDBI बैंक है ये 1964 में एस्टैब्लिश हुआ। फिर उसके बाद में 1976 में इसको एपेक्स बॉडी ऑफ डेवलपमेंट बैंक डिक्लेयर करा गया था, यानी विकास बैंकों का प्रमुख बैंक है वो IDBI को यहाँ पर डिक्लेयर करा गया था। फिर उसके बाद में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI है, इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो 1990 में हुआ था। ऐसे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI है, ये बैंक है वो भी पर्टिकुलरली औद्योगिक क्षेत्र में काम करता है। फिर इसके अलावा फर्दर अगर और बैंक्स की बात करी जाए तो वो आगे इसमें इंक्लूड करी जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसमें आता है इंटरनेशनल बैंक्स, और इसमें कई सारे नाम आएंगे आपको। एक तो वर्ल्ड बैंक और इसके एसोसिएट बैंक है, जिसमें वर्ल्ड बैंक के जो मेन इसका पार्ट माने जाते हैं वो IFC हो गया और IDA है। फिर फर्दर उसमें एक मेगा ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इंक्लूड करा गया है। वर्ल्ड बैंक है उसका एस्टेब्लिशमेंट या उसका इंसेप्शन है वो 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां से इसका स्टार्ट माना जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है। हालांकि इसमें एशियन कंट्री नहीं, बाहर की कंट्रीज को भी मेंबरशिप है वो दी गई है। फिर एक इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक है, और एक ब्रिक्स बैंक है जिसका इंडिया भी मेंबर है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी बैंक भी बनाई गई है। फिर नेक्स्ट आता है सेंट्रल बैंक, और ये हम सब लोग जानते हैं किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक है
वो जनरली देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे इंडिया का है वो 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को इसको स्टैब्लिश करा गया था। और अगर इसके राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन की बात करी जाए तो वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हालांकि जो आरबीआई का ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट है वो 1948 में पास हुआ था, बट एक्चुअली इसका नेशनलाइजेशन है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है वो आता है इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 का 1904 वाला, उसके अंडर में ये सारे बैंक्स आते हैं। अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 3 लेयर्स का होता है। सबसे ऊपर इसमें आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो पर्टिकुलर स्टेट में एक होता है। फिर उसके बाद में इस पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक होता है और उसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी बोला जाता है। और फिर उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है जो रूरल में आपको विलेज वाइज मिल जाती है, पंचायत वाइज देखने को मिलती है। 3 लेयर का इसका स्ट्रक्चर इंडिया में होता है। फिर इसमें अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको भी इंक्लूड करा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है नाबार्ड। नाबार्ड है वो डायरेक्टली डेवलपमेंट बैंक्स का पार्ट माना जाता है, बट यहाँ पर इनको पहले अपन लोगों ने इंडस्ट्रियल बैंक्स का अलग से कैटेगरी बना दी, तो नाबार्ड है उसको डेवलपमेंट बैंक में माना जाता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो मेन पर्पज है वो खासतौर से रूरल एरियाज हैं, उन रूरल एरियाज में की इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूती प्रदान करना, और उसमें भी स्पेसिफिकली वहाँ की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करना, प्लस फार्मर्स के लिए मींस एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाबार्ड की है। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट है वो 12 जुलाई 1982 में हुआ था। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना है वो करी गई थी। नाबार्ड डायरेक्टली किसी फार्मर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन प्रोवाइड नहीं कराता है। नाबार्ड डिफरेंट बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, उनकी रीफाइनेंसिंग का काम करता है, और वो बैंक्स हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स को या फिर जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फंडिंग करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक। भारत में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है जिसे एक्जिम के नाम से जानते हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1982 को हुआ था, 1 जनवरी 1982 को। इसका जो मेन मोटिव है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, मींस एक्सपोर्टर्स हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड कराना जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। फिर एक इसमें लिखा है आरआरबीज, ये होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और इनका इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट है वो 2 अक्टूबर 1975 से आता है। 2 अक्टूबर 1975 से इनकी स्थापना है वो स्टार्ट हुई थी। प्रेजेंटली 56 आरआरबीज इंडिया में है, हालांकि इनको रिस्ट्रक्चर करा जा रहा है, उसके बाद में इनकी टोटल संख्या है वो 38 रह जाएगी। तो इनका 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से इसका स्टार्ट करा गया था, और इनका भी जो मेन मोटिव है वो रूरल इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करना होता है। नाम से ही क्लियर है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी पर्टिकुलरली रूरल इकोनॉमी है, उसी के पर्पज से इनका एस्टैब्लिशमेंट करा गया था। फिर एक आता है फॉरेन एक्सचेंज बैंक, विदेशी विनिमय बैंक। इनका जो मेन रोल आता है वो सिंपल फॉरेन करेंसीज हैं वो प्रोवाइड कराना होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इनके जितने भी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कोई टूरिस्ट पर्पज से या फिर कोई एजुकेशन पर्पज से बाहर जा रहा है या फिर इंडिया में वो आ रहा है, उन दोनों ही केस में आपके डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फुलफिल करने में फॉरेन एक्सचेंज बैंक है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक। हालांकि ये भी आजकल डायरेक्टली नाबार्ड और आरआरबीज हैं उनसे एसोसिएट माना जाता है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का रह नहीं गया है।
ये पर्टिकुलरली जो रूरल एरिया में खास तौर से अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं उनके डेवलपमेंट में इनका इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है वो है सेविंग बैंक्स, और आजकल इसे पोस्ट पेमेंट बैंक भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट ओपन होता है उस पर्पज से सेविंग बैंक बोला जाता है, अदरवाइज जो कमर्शियल बैंक्स है इन्हीं में सेविंग अकाउंट है वो ओपन होता है। फिर एक इसमें आता है स्मॉल बैंक, और स्मॉल बैंक है वो इंडिया में जुलाई 2014 में आरबीआई ने इसकी परमिशन दे दी थी। बंधन बैंक है इंडिया का वो पहला स्मॉल बैंक माना जाता है। फिर एक इसमें पेमेंट बैंक लिया गया है, और ये खासतौर से जो पेमेंट बैंक है ये एक्चुअल में कोई फिजिकली बैंक नहीं होता है। जो डिफरेंट पेमेंट ऐप्स होते हैं जिनको बैंकिंग का बिजनेस लाइसेंस मिल जाता है, लाइक पेटीएम हो गया, फिर उसके बाद में आपके एयरटेल का एक वोडाफोन का भी बैंक चलता है, उनको पेमेंट बैंक बोला जाता है। और इनमें मैक्सिमम पेमेंट लिमिट है वो 1 लाख रुपीस की होती है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है या टाइप्स ऑफ बैंक्स माना जाता है। हालांकि इसमें और भी कई कैटेगरी इंक्लूड करी जा सकती है, बट जो अपने काम का है उसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं, खासतौर से इंडस्ट्रियल बैंक या डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक जो इंडिया में आरबीआई है, फिर उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज बैंक हो गया, सेविंग बैंक्स हो गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, पोस्ट पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक, ये अपने लिए इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, जो संगठन होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।